भारत के कामगारों को अधिकारों की एक नई शक्ति, नए सपनों को एक नई दिशा, नया लेबर कोड, एक ऐसा कदम जो वर्कफोर्स को बनाता है और अधिक सुरक्षित, सक्षम और समर्थ भी। अब एक ही फ्रेमवर्क में मिलते हैं साफ सैलरी रूल्स, ट्रांसपेरेंसी, सोशल सिक्योरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, ताकि रोजगार बढ़े, कानून आसान बने और हर मजदूर को मिले न्याय का भरोसा। नमस्कार भारत, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हम हर शुक्रवार एक नया विषय लेकर आते हैं जो हमारे देश के बदलते कल को शेप देता है। आज का एपिसोड है सुपर स्पेशल क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन रिफॉर्म्स की जो भारत की वर्कफोर्स, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक स्पीड तीनों को टर्बो चार्ज करने वाले हैं। Yes, we are talking about the new labor codes, one nation, one wage, social security for all, simplified compliance और एक मॉडर्न लेबर फ्रेमवर्क जो कि इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर और भी मजबूत बनाता है। और इस क्रूशियल विषय को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जो कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स को सिंपल, शार्प और सॉल्यूशन ओरिएंटेड नजरिए से समझाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और आज के हमारे पावर हाउस गेस्ट देश के मशहूर कानून विशेषज्ञ श्री जसमीत जी। आइए एक नजर डालते हैं इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। सीनियर एडवोकेट जसमीत सिंह जी भारत के कानूनी जगत का एक गर्व, सुप्रीम कोर्ट के एक अनुभवी वकील, जिन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर अपनी तीक्ष्ण सोच, गहरा ज्ञान और अद्भुत वक्त कला से एक अलग पहचान बनाई है। सुनील सर, जसमीत जी, आपका हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है जी। सुनील सर, क्योंकि आज बात हम करने वाले हैं लेबर लॉज की, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि लेबर लॉज या लेबर कोड्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो जब भी किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या जब भी कोई बिजनेस शुरू होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि लेबर भी आएगी। अगर हमारे देश की बात करें तो 1920 से लेबर लॉ बनने शुरू हुए, क्योंकि लेबर लॉ एक तरह से जो हमारा वर्कर है और जो हमारा एम्प्लॉयर है या जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, उन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब उस पे वर्कर के साथ कोई जाति ना हो और साथ ही साथ जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग भी हो, तो उन दोनों के समन्वय के लिए लेबर लॉ बनाए जाते हैं। और लेबर लॉ अगर हम देखते हैं तो 1920 से बनने शुरू हुए, और अगर हम आज भी मेजर लॉ इस नए कोड जो आए हैं उसके आने से पहले की बात करें तो सारे के सारे लेबर लॉ 1930 से 1950 के बीच बने हुए हैं। मतलब कि आजादी से थोड़ा पहले और आजादी के एकदम बाद, और चेंजेस होते रहे लेकिन बेसिक लॉ वही चलते रहे। तो जो हमारा लेबर का फ्रेमवर्क था वो पुराना फ्रेमवर्क था जो आजादी से पहले उसके कुछ दिन बाद का था, उसी को हम अमेंड करके चलते रहे। लेकिन जब भी कोई देश तरक्की करता है तो हर एक को अपने लेबर लॉ को मॉडर्नाइज करना पड़ता है और उसको ज्यादा फ्रेंडली बनाना पड़ता है दोनों के लिए, कि लेबर को उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनके साथ कोई जाति ना हो, उनके पास मिनिमम वेजेस उनको मिले, उनके जो आवर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हों कि कितने घंटे वीक में काम करेंगे, कितनी लीव्स मिलेंगी, वुमेन है तो उनकी सेफ्टी का क्या ख्याल रखा जाएगा, उनको और क्या क्या सुविधा मिलेगी। और साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयर जो एक इंडस्ट्री लगाता है, जो देश के जीडीपी को बढ़ाता है और किसी भी देश की तरक्की के लिए, क्योंकि बिजनेस, फैक्ट्री और इन सब का होना जरूरी है, तो जब वो लगाता है तो उसको भी ईज ऑफ डूइंग हो। तो अगर आप पहले देखें तो हमारे देश में 29 लेबर के डिफरेंट कानून थे। तो उन 29 के 29 कानून को से कंप्लाई करना पड़ता था, 29 कानून समझने पड़ते थे, उन कानून के अलग अलग कंप्लाइंसेस रिटर्न भरनी पड़ती थी, सब में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो एक एम्प्लॉयर के पास एक बहुत बड़ा काम था कि लेबर लॉ को कंप्लाई करना। तो एक तरफ तो लेबर लॉ के कंप्लाइंस बहुत टिपिकल और टफ थे क्योंकि 29 कानून थे, 29 तरह के
आप मतलब काफी तरह के रजिस्ट्रेशन हो गए, कंप्लायंसेस हो गए, बढ़ गए काफी जी। और दूसरी बात थी कि लेबर जो काम करती थी उसको भी अनसेटिस्फेक्शन था, क्योंकि जो मिनिमम लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस जो होती है वो हर स्टेट में अलग होती है। स्टेट का सब्जेक्ट है। तो उस दौरान क्या हुआ, तो अब सरकार ने जब नया कानून लाया तो उसने ये कोशिश की कि एक मिनिमम तो हम दे ही दें आपको कि कोई भी स्टेट उससे कम पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि एक तरफ तो देश तरक्की भी हो, मतलब कि देश आगे भी बढ़ना चाहिए और सोशल जस्टिस भी रहना चाहिए। तो ये जो समन्वय है ये एक बहुत जरूरी काम है कि देश आगे भी बढ़े और सोशल इक्विटी भी हो, जस्टिस भी हो, किसी के साथ जाति भी ना हो, उनको एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो, देश आगे बढ़ता रहे। इसीलिए ये सारे लेबर कानून थे जो कि 29 थे, जिनको सम अप करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। और 4 लेबर कोड में जो कन्वर्ट किया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है रजिस्ट्रेशन एक ही कर दिया गया। तो अब आपको एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है उन चारों कोड के लिए और आपको पूरे के पूरे, क्योंकि कम कर दिए, तो एक नेशन एक लेबर कानून वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंप्लीमेंट किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, मैं समझता हूं देश के लिए, और ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और जो बिजनेस ओनर है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और साथ में ये जो हमारी लेबर है जो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और ऑफ लेट अगर आप देखें तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वेजेस जब एम्प्लॉय को रखते थे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने लगे कि आप 12 महीने के लिए रहेंगे, 6 महीने के लिए रहेंगे, 18 महीने के रहेंगे, जिससे उन्हें सुविधाएं देने के, कंप्लायंसेस के उसमें ना पड़ना पड़े उन्हें। तो लेकिन अब नए जो कोड बने उसमें उनको भी शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे देश बदला, डेवलपमेंट हुई, तो बहुत सारे गिग वर्कर्स आ गए हमारे पास, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो गए हमारे लोग। तो जो जैसे कि अब मान लो उबर या जोमैटो या इन सब के जो हमारे एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो इस कानून में नहीं आते थे, उस कानून से बाहर थे वो, क्योंकि पुराने कानून बने हुए थे, उन सबको भी इसमें लाया गया। तो मुझे लगता है सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम देश को आगे बढ़ाने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए कि 29 कानून को खत्म करके 4 कानून लाना। और वो सब अब खुशी की बात यह है कि 21 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट हो गए। जी जसमीत जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि 29 लॉज थे जिनको समाप्त किया, फिर अमेंड किया और अब 4 लॉज हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सरल भाषा में जो नए 4 लॉज हैं इनको डिफाइन करें। किसी भी कानून की सफलता इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कानून कितना इजीली फॉलो हो सकता है। अगर आप उसे बहुत हाइपर कॉम्प्लिकेटेड कानून कर देंगे तो उसे फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, लेबर के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। इसीलिए सरकार ने 29 कानून जो काफी लंबे समय से चले आ रहे थे, जैसा सुनील जी ने बताया 100 साल से पहले की है हमारे हिंदुस्तान में लेबर कोड की, लेबर लॉज की हिस्ट्री जी। उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, इंटरप्रिटेशन पे बहुत सारे जजमेंट्स आए। तो उस पूरे प्रोग्रेस को सम अप करने के लिए अब भारत सरकार ने 4 कोड इंप्लीमेंट किए हैं और कहा है कि मोटे मोटे मुद्दे क्या होते हैं एक मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। पहला मुद्दा होता है वेज का, तो एक है वेज कोड। दूसरा मुद्दा होता है सोशल सिक्योरिटी का, तो सोशल सिक्योरिटी यानी कि पीएफ, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दूसरा कोड हुआ उस पे। तीसरा कोड हुआ वर्किंग कंडीशन पे, कि जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो एज अ वुमेन आप क्या वर्किंग कंडीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी सेफ्टी का क्या ख्याल रखा जाएगा, एज अ लेबर आपकी डिग्निटी कैसे मेंटेन की जाएगी। और चौथी चीज, अगर इन 3 कोड्स में कोई डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए कोई स्ट्राइक होती है, वो कैसे सॉल्व होगी, नेगोशिएशन कैसे होगा मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। तो इस तरीके से भारत सरकार ने 4 मोटे बिंदुओं पे ये 4 कोड बनाए जो अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव हैं और बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पिछले 100 साल के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल डेवलपमेंट और 29 कानूनों का सम अप है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पहले के कानून में, अगर हम देखते हैं तो कोई भी फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो अब नए एक्ट में उसको भी एड्रेस कर लिया गया कि भाई उनको एक फॉर्म
विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि लॉज तो बहुत समय पहले से ही बने हुए थे, कुछ आजादी से पहले, फिर कुछ आजादी के बाद बने, आपने बताया कि, लेकिन इतने समय से अगर लॉज चल ही रहे थे तो कहाँ लूप होल दिखा जो कि जरूरत पड़ी, ऐसा लगा कि इनको रिफॉर्म करके नए लॉज लाए जाने चाहिए? देखिए, इसके पीछे अब बहुत सारे रीजन है। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और हमारे को सबसे बड़ा काम किसी भी देश के लिए होता है, सरकारों के लिए, कि बिजनेस करने में कॉम्प्लिकेशन हटाए जाएं और तीसरा वर्कर की सुरक्षा भी हो। और एक बहुत बड़ी बात थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया मिनिमम सैलरी देंगे, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरी बहुत ही कम अगर डिसाइड कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नए कानून में उन्होंने इसको एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि एक मिनिमम सैलरी हम दे रहे हैं जो कि सभी स्टेट को देनी ही पड़ेगी, उससे ऊपर आप कुछ भी दे सकते हो। तो 2015 में जो हमारा सोशल सिक्योरिटी थी वो कुल 19% वर्कर्स को मिली हुई थी। मतलब 100 व्यक्ति काम करते हैं तो 19 व्यक्तियों के पास सोशल सिक्योरिटी थी 2015 तक। और 2025 में जब ये हमने चेंजेस करने शुरू करे तो अब ये सोशल सिक्योरिटी लगभग 64% लोगों के पास है, लेकिन हमें 100% को देनी है। सोशल सिक्योरिटी हर वर्कर के पास होनी चाहिए। ये जो 4 कानून लाए गए, इन 4 कानून में ऐसे प्रोविजन किए गए कि जैसे जो समस्या में पिछले उसमें डिस्कस कर रहा था कि जो हमारे गिग वर्कर थे या जो हमारे प्लेटफॉर्म के वर्कर थे, जोमैटो, स्विगी या ओला, उबर, इनके जो वर्कर थे वो वर्कर इस श्रेणी में नहीं आते थे कि उनको कोई बेनिफिट मिले, लेबर का जो सोशल सिक्योरिटी मिले। अब उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी शुरू हो गई। एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पहले के कानून में, अगर हम देखते हैं तो कोई भी फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो अब नए एक्ट में उसको भी एड्रेस कर लिया गया कि भाई उनको एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना ही पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम देखते थे कि जो हमारी मिनिमम वेजेस, जैसे मैं बता रहा था कि नहीं थी, अब वो भी इसमें डिफाइन कर दी गई कि हर स्टेट को जब वो मिनिमम वेजेस तय तो कर सकता है स्टेट अपने स्टेट के सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से उसे ऊपर रखना ही पड़ेगा जी। और इसी प्रकार से अगर मैं देखूं पिछले कानून में क्या समस्या होती थी कि जो वर्कर होता था उस वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी, जैसे कि वुमेन के लिए एक था कि वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती। तो एक तरफ हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, एक तरफ हम देश आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो अगर हम आधी पॉपुलेशन को अलग ही कर देंगे कि आगे आधी पॉपुलेशन ये काम करेगी या नहीं करेगी, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। इस नए जो कोड बने उसमें उसको भी एड्रेस कर दिया गया, उसको भी डिफाइन कर दिया गया कि जो अपनी महिलाएं हैं वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, बशर्ते है सिक्योरिटी के प्रोविजन वहां पूरे हों। तो इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी का काम भी इसमें किया गया और सभी वर्कर्स को इसकी परिधि में लाया गया। जो भी काम करेगा वो इसकी परिधि में आएगा। जैसे पिछली बार क्या होता था, ग्रेचुटी थी तो आप बोलते थे कि 5 साल लगातार काम करोगे तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, लेकिन अब बोल दिया कि अगर 1 साल भी वो काम करते हैं तो ग्रेचुटी आपको देनी पड़ेगी प्रोपोर्शनेट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी वो अब इसमें ला दी गई। इसमें हमने इसमें सरकार ने ये भी कोशिश की कि जितने भी तरह के प्रोटेक्शन वर्कर्स को मिले वो सब मिल जाएं, और लेकिन एम्प्लॉयर के लिए भी उन्होंने काफी सुविधाएं दी गई जिससे कि ईज ऑफ डूइंग भी मेंटेन रहे और सोशल जस्टिस भी हो। तो इस तरह से मैं देखता हूं तो मॉडर्न इकोनॉमी को देखते हुए और इसको डिजिटाइज करने की कोशिश की। नए कानून में पहली बार उन्होंने बोला कि आपको जो पेमेंट करने हैं वो डिजिटाइज करने हैं, उसकी ट्रेस रखनी है कि आपने पेमेंट कब कैसे दी। डेट मुकर्रर कर दी गई कि अब आप इस डेट से पहले सैलरी देंगे। पहले लोग देते थे, अपना बना लेते थे कि इस डेट में देंगे, लेकिन अब कानून भी बन गया कि आपको इस डेट तक सैलरी सबको देनी ही है और डिजिटल माध्यम से देनी है। वो इसलिए कर पाए क्योंकि पीछे आपने देखा डिजिटाइज हो गया। आज सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से
हमारे सभी वर्कर और सभी काम करने वाले लोग सिस्टम से जुड़ गए हैं, सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं, तो अब डिजिटाइज कर दिया गया कि आप जो पेमेंट देंगे वो डिजिटाइज तरीके से देंगे, जिससे कि उसकी ट्रेल रहे हमेशा कि किसको कितने पैसे कब मिले, पूरे मिले कि नहीं मिले। इसी प्रकार से एक बात और थी पहले कि अगर ईएसआई और पीएफ, ये ईएसआई एक जो कुछ टाइप की इंडस्ट्री में, शेड्यूल इंडस्ट्री में लागू होती थी, या 10 से ज्यादा वर्कर हैं तो लागू होती थी। 10 से कम वर्कर ईएसआई लेना भी चाहे तो नहीं ले पाता था। तो अब कर दिया कि 10 से कम वाला भी, एक एम्प्लॉय वाला भी व्यक्ति यदि ईएसआई में रजिस्टर्ड करके अपने उस एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देना चाहता है ईएसआई की, तो दे सकता है। क्योंकि ईएसआई का इतना बड़ा एडवांटेज है वर्कर्स को और एम्प्लॉयर को भी, क्योंकि यदि वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका पूरा इलाज होता है। अगर उसको कुछ, मान लीजिए किसी हादसे में वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता, तो पेंशन भी मिलती है उनके परिवार को। बहुत बड़ी सुविधाएं ईएसआई में, पूरे देश भर में उसके हॉस्पिटल खुले हुए हैं और उनमें बहुत ही आधुनिक सुविधाएं हैं। तो पहले कुछ लोग वंचित रह जाते थे, कुछ लोग चाह के भी ईएसआई ले नहीं पाते थे एम्प्लॉयर। अब वो भी सुविधा कर दी कि आपका एक भी एम्प्लॉय होगा तो आप ले सकते हैं ईएसआई और उसको सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे पिछले कानूनों में समस्याएं थी, और बहुत सारी टाइम टू टाइम एक्सपर्ट कमेटी बनती रही, रिकमेंड करती रही कब क्या कैसे करना है, उन सबको भी इसमें शामिल किया गया। उनके जितने भी अच्छे पॉइंट थे उनको लिया गया, जिससे कि जो समन्वय वाली बात हम करते हैं वो समन्वय बिठाया जा सके वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। जी जसमीत जी, आपकी एक्सपर्टीज से अगर आप देखें तो नए रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आपको कौन सा लगता है? अगर वन नेशन वन लेबर रिफॉर्म की बात करें तो ऐसा हिंदुस्तान में पहली ही बार हुआ है कि एक सेंट्रलाइज्ड लेबर लॉस को सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल किया गया है। और जहां तक स्टेट अमेंडमेंट्स का सवाल है, वो हो सकते हैं, परंतु ये मिनिमम थ्रेशहोल्ड को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बेयर मिनिमम लॉज हर जगह सेम रहेंगे। अब मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंस बताता हूं। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में मिनिमम वेज थोड़ी कम है और दिल्ली बॉम्बे में मिनिमम वेज थोड़ी सी ज्यादा है। तो एक आम लेबर ये चाहेगा कि वो अपना स्टेट छोड़कर दिल्ली या बॉम्बे में ज्यादा मिनिमम वेज के लिए आ जाए। परंतु उसे यहां के ये एहसास होता है कि हाँ, मिनिमम वेज तो ज्यादा है, पर यहाँ पे रहने के खर्चे भी ज्यादा, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। तो जब मिनिमम वेज उसे अपने ही स्टेट में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में मिल जाएगी, तो मेरा ये मानना है कि ये जो पलायन होता है शहरों की तरफ मिनिमम वेज के लिए, ये कम होगा। वहां पे रोजगार उत्पन्न होंगे, वहां की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, और इस तरीके से मेरा ये मानना है कि ये जो यूनिफॉर्म कोड दिए गए हैं, ये काफी ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि देखिए, आपके दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि जब हम लेबर लॉस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मैनेजरियल पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेबर की, जो सड़क पे हैं, जो मिनिमम वेज या मिनिमम वेज से बहुत कम ही ज्यादा ऊपर कमा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पलायन अगर हम रोक सकते हैं तो वहां लोकल लेवल पे ना सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा, बल्कि इन बड़ी मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, उस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर भार कम पड़ेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। बहुत ही बेसिक जो लॉजिकल फंडाज होते हैं वो इंप्लीमेंट किए। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, नए लेबर कोड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं और महिलाओं के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होंगे? हाँ देखिए, एक ये जैसे मैं आपको बता रहा था, पुराने कानून क्योंकि बहुत सारे थे तो बहुत सारे एम्प्लॉयर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करते थे अपने बिजनेस को सुचारू करने के लिए। तो वो क्या करते थे, फिक्स टर्म एम्प्लॉय रखने शुरू कर देते थे कि भाई आपको हमने 6 महीने के लिए रखा हुआ है, 6 महीने के बाद हमें नहीं पता हम रखेंगे कि नहीं, या 1 साल के लिए रखा हुआ है, और उनके फिक्स बता देते हैं कि आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो उसे अपने रेगुलर पे रोल पे नहीं लेते थे, मतलब वो उनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते थे। रेगुलर पे रोल पे ना होने के कारण कई बार वो उनके रजिस्ट्रेशन लेबर में नहीं हो पाते थे, और ईएसआई के बेनिफिट, पीएफ के बेनिफिट और बाकी सारे जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट है उन्हें नहीं मिल पाते थे। तो अब सरकार ने कर दिया, इस जो नए कानून, हमारे 4 नए कोड बने हैं, उसमें कर दिया कि आप चाहे फिक्स पे हो चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, आप दोनों बराबर हैं एज फार एज जो हमारे नए कानून हैं, जो नए कोड हैं उनका कंसर्न है। अब चाहे आप कैसे भी रखोगे, वो आपके एम्प्लॉय कहलाएंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी के और जो सारे बेनिफिट हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया था। नहीं तो अब देखो तो सभी जगह देखने में आ रहा था कि हर व्यक्ति किसी को भी परमानेंट एम्प्लॉय रखता ही नहीं था और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात चल जाती थी। उससे क्या होता था, जो हमारा युवा है और जो हमारी लेबर है उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी रहती थी कि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद क्या होगा, मेरा 1 साल का है या मेरा 6 महीने का है, तो उसके बाद मेरा लाइफ का क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो वो अनसर्टेनिटी खत्म होगी, तभी वो लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे उस बिजनेस के लिए भी और अपने लिए भी। तो वो खत्म कर दी गई इसमें, और ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बदलाव, और जो रिकमेंडेशन थी उसको पूरा किया गया, जिससे कि सभी को सुविधाएं पूरी की पूरी बराबर मिल सकें। और जहां तक महिलाओं की बात, जैसे मैं आपको बता रहा था, महिलाओं को काफी सारे बेनिफिट दिए। एक सबसे बड़ा जो उनका सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया कि नाइट शिफ्ट में उनको अलाउ कर दिया गया जेंडर इक्वलिटी के कारण। और जब आपके परमिसेस में, वो बिजनेस परमिसेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में कहीं भी काम करती है, तो वहां भी आपको उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसका करने का एक देश को बहुत बड़ा फायदा है कि देश में हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष कंधे से कंधा मिला के बराबर तरीके से देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही हमारा बहुत बड़ा सशक्त कदम है, जिससे कि पूरे देश का युवा, पूरे देश के लोग कहीं भी काम करें, किस बराबर काम कर सकते हैं और देश को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। जसमीत जी, एम्प्लॉयज की सेफ्टी और उनकी हेल्थ हमेशा से ही मेजर कंसर्न रहे हैं। नए लॉज के बाद इसमें क्या एडिशन हुआ है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एनुअल हेल्थ चेक को मैंडेटरी किया गया। तो आपको एनुअल बेसिस पे हेल्थ चेक कराना है अपने वर्कर्स का, और आइडेंटिफाई करना है कि इस तरह की कोई चीज ना हो जिसमें उन्हें हेल्थ के लिए फोकस की जरूरत हो, या इलाज की जरूरत हो, या कोई ऐसी चीज की जरूरत हो जिसकी वजह से वो अपनी, मान लीजिए एक लेबर है, उसकी कमर में दिक्कत है, अब उससे अगर आप ईंट उठवाएंगे तो वो कमर का दर्द एग्रीवेट होगा। तो इस तरह के प्रावधान लाए गए हैं कि आप एनुअल हेल्थ चेक करिए, और अगर उसकी कार्यशैली में अगर उसकी हेल्थ और डिटोरिएट हो रही है तो उसकी कार्यशैली को बदलें। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं है। आप देखिए किस तरीके से भारत सरकार ने लेबर लॉस को सशक्त करने के लिए बहुत ही बेसिक जो लॉजिकल फंडाज होते हैं वो इंप्लीमेंट किए। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में हर इंसान के बैंक अकाउंट बनवा दिए, फिर आयुष्मान योजना में उन सबको इंश्योरेंस करा दी। अब लेबर कोड में कह दिया कि जो आपको पेमेंट करनी है वो डिजिटल मोड से करनी है। देखिए, होता क्या था ना, ऐसा हमारे दिमाग में भी आता है, ऐसा हमने कुछ फिल्मों में भी देखा है कि मान लीजिए कि मिनिमम वेज है 150 रुपए, तो एम्प्लॉयर क्या करता था, वो उसे 100 रुपए देके और 150 पे दस्तखत करा लेते, क्योंकि कैश में पेमेंट होती थी। अगर डिजिटल मोड में पेमेंट होगी तो एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा कि उसके पास 150 गए हैं या 100 गए हैं, और एक बार वो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और एक बार उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा चला गया, तो उससे सशक्तिकरण लेबर का होगा। और इस तरीके से बीच का जो पैसा है वो बिचौलियों के पास नहीं जाएगा, दूसरा जो उत्पीड़न होता था लेबर का वो बचेगा। तो इस तरीके से सोचे समझे तरीके से
भारत सरकार ने स्टेप बाय स्टेप जी लेबर लॉज को सशक्त किया और लेबर्स को सशक्त किया, और इसके लिए मैं भारत सरकार को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूं। सुनील जी, जसमीत जी, आज के एपिसोड में हमने लेबर लॉज में जो अमेंडमेंट्स हुई उनको डिस्कस किया और बहुत ही सरल तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सारी अमेंडमेंट्स बताई। आज के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे न्यू लेबर कोड्स भारत के वर्कफोर्स को एक स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी स्ट्रक्चर देते हैं। सुनील सर और जसमीत जी दोनों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे दर्शकों के लिए इस कॉम्प्लेक्स कानून को इतनी आसानी से समझाया। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको क्लैरिटी भी मिली होगी और कॉन्फिडेंस भी कि भारत की लेबर इकोनॉमी अब एक नई ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है। अगले एपिसोड में इसी चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि भारत के विकास के लिए इस लॉ की भूमिका आखिर है क्या। तब तक के लिए मैं सिमरन आप सबको कहना चाहती हूँ, सोचिए, समझिए और बनिए विकसित भारत का हिस्सा। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।